अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। हम डिस्कस कर रहे थे जी ऑसिलेशन। टॉपिक है आज हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इंतहाई मुख्तसर सा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी मुख्तसर सा टॉपिक है तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए आपको करूँगा। लेकिन समझने वाला कंसेप्ट, अक्सर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता, तो वेरी सिंपल हम इसको जो है वो डॉट्स और कनेक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक, लेकिन इस लाइन का मतलब मैं आपको इन डायग्राम से समझाऊंगा। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मींस स्मॉल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी causes a large change in amplitude। क्या मैंने कहा, दोबारा देखें कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मींस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब है कि स्मॉल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में स्मॉल चेंज लाएं तो उसकी वजह से काजेस लार्ज चेंज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अब कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सारा आज का टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। लेकिन आप जरा इधर देखें इस डायग्राम में, ये एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ठीक, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का, वर्टिकल एम्पलीट्यूड, और इधर क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आप ज़रा इन पीक्स को ऑब्जर्व करें, ये पीक्स कैसे आई हैं, क्या है, इन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैं आपको पहली लाइन की बात बताना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन फुलफिल हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर हैं, तो ये हमें हाईएस्ट एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा पीछे जाते हैं, स्लाइटली चेंज करते हैं, या थोड़ा सा आगे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं या फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कहाँ आ रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो ये इस लाइन का मीनिंग है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये जो हमें पीक्स मिलती हैं, ठीक है, अब इनमें एम्पलीट्यूड बढ़ रहा कहाँ है, कम कहाँ हो रहा है, ये सारा हमने आज डिस्कस करना है। इनका एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के साथ क्या क्या रिलेशन है। तो इन्हें पढ़ने से पहले इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने जो है अलग अलग वीडियो बनाई, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन पे, ठीक है, रेजोनेंस पर, डैम्पिंग पर, ठीक, उन्हें मैं कहूँगा लाजमी देखिएगा, वरना एक दफ़ा मैं रिव्यू भी करवा देता हूँ। सबसे पहले फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक फिक्स पोर्ट से हमने एक लेंथ के साथ एक बॉब कनेक्ट किया हुआ है, इसे हम डिस्प्लेस करते हैं एक्सट्रीम पर, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, तो ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो। ठीक, अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी सिंपल पेंडुलम की, ये इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी, जिसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते थे, और इसे हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अगर क्या हो कि मैं यहाँ से पीरियोडिक फोर्स परमानेंटली विद इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एक अप्लाइड फोर्स लगाऊं, तो फिर तो उसकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी। पेंडुलम ऑसिलेट करता हुआ आए, मैं उसे फिर धक्का दे दूं, पुश कर दूं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बच्चे झूले झूल रहे होते हैं, तो हम उन्हें जैसे ही वो आते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करने के लिए एक बार क्या करते हैं, धक्का लगा देते हैं, पुश, फिर जैसे हमारे पास आता है फिर पुश करते हैं। तो हम ये देखते हैं जब जब हम पुश कर रहे होते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर होती हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस में हमने ये पढ़ा था कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी तो रेजोनेंस होगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा ऑसिलेटिंग सिस्टम का। तो इसी तरह जब ये सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा था जी, फ्रीली ऑसिलेट, फ्री ऑसिलेशंस, तो हमने एक वाइब्रेटर लगाया। मान लें इस वाइब्रेटर की हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी FA, ठीक है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जब ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गई, मैच हो गई, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ। रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ तो अब इसने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करना शुरू किया, और हमें कौन सी कंडीशन मिली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेंस कब होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर हो, और इस FR को क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब सेम यही कंसेप्ट जो है मैं आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समझाने के लिए यूज़ करूँगा, फिर हम उनकी तरफ आएंगे और ये रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। अब आप सपोज करें कि स्टूडेंट्स आपके पास एक फिक्स पोर्ट है, ठीक है जी, ये क्या है, ये एक फिक्स्ड
सपोर्ट है। ठीक, इस फिक्स सपोर्ट के साथ आपने दो स्ट्रिंग्स ली हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2। ठीक, और आपने इसको एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इस रॉड के साथ आपने सेम लेंथ के 3 डिफरेंट बॉब या 3 डिफरेंट पेंडुलम आप कह सकते हैं अटैच किए हुए हैं। पहला है मेटल बॉब का, सपोज कर लें आयरन का है। ठीक है, मेटल है तो आयरन हम सपोज कर लेते हैं। ठीक, एक है जी पिच बॉल। ठीक, पिच बॉल मीन के हमारे पास लाइट जो वेट है, ठीक है जी, प्लास्टिक की, रबड़ की आप बॉल कह सकते हैं पिच बॉल। और एक है हमारे पास लेड बॉल। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पिच बॉल में से और लेड बॉल में से ज़्यादा मैस किसका होगा? कहेंगे सर लेड जो है इसका मैस ज़्यादा होगा, पिच बॉल का मैस कम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है इस मेटल बॉल का क्या काम है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ड्राइविंग पेंडुलम। ये वो पेंडुलम है जिससे मैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूँगा। देखिए अभी तो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था ना कि रेजोनेंस में हमने ये देखा था कि सेम लेंथ वाले पेंडुलम में से अगर किसी एक को डिस्टर्ब किया जाता था तो जब सेम लेंथ होती थी तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती थी। तो जब हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सेम लेंथ पे अप्लाई करते थे तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती थी, रेजोनेंस होता था। अगर हम इस वाले पेंडुलम को क्या कहते थे ऑसिलेट, तो इस सेम लेंथ वाला इधर वाला ऑसिलेट करना शुरू हो जाता था, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता था जिसे हम रेजोनेंस कहते थे। ठीक, बट वहाँ पर सारे बॉब रेजोनेंस में एक जैसे थे। यहाँ पर एक लेड का है, एक पिच बॉल है और एक मेटल बॉब है जिसे मैंने कहा ड्राइविंग पेंडुलम। अब होगा क्या, बात गौर से सुननी है। मेटल बॉब वाले पेंडुलम को हम फिजिकली डिस्प्लेस करेंगे, इसे हम ऑसिलेट करवाएंगे। जब हम इसे ऑसिलेट करवाएंगे तो इन सबकी लेंथ सेम है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते हैं, F = 1/2 पाई √G/L। फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंडेंट है, लेंथ सबकी सेम है, सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। तो जब हम इस पर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके पास रॉड है ये क्या करेगा, इसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। ऑसिलेशंस की वजह से ये पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, आपसे क्वेश्चन है कि इस वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या इस वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा? भाई लेंथ तो सेम है, रेजोनेंस तो ये कहता था कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अब भाई इंक्रीज तो दोनों का होगा, लेकिन किसका ज़्यादा इंक्रीज होगा? भाई ज़्यादा इंक्रीज उसका होगा जिसमें डैम्पिंग कम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है डैम्पिंग किस में कम होगी? भाई जिसका मैस ज़्यादा होगा, जिसका मैस ज़्यादा होगा। तो लेड वाले का मैस ज़्यादा था या पिच बॉल का मैस ज़्यादा था? मैंने शुरू में बताया था पिच बॉल प्लास्टिक रबड़ की, लेड का मैस बहुत ज़्यादा। तो देखें लेड का मैस ज़्यादा होने की वजह से इस पर जो फिक्शनल फोर्सेस हैं, डैम्पिंग फोर्सेस हैं, उनका असर कम होगा, डैम्पिंग कम होगी। डैम्पिंग कम होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, डैम्पिंग कम होगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा। जबकि पिच बॉल में क्या होगा, मैस कम है, इस पर एयर रेजिस्टेंस, डैम्पिंग फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी, डैम्पिंग ज़्यादा होगी। डैम्पिंग ज़्यादा होने से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों भाई? क्योंकि ये बातें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं कि एम्पलीट्यूड का इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, डैम्पिंग के साथ। सही, कहीं पर डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड कम होगा, और कहीं पर अगर डैम्पिंग कम होगी तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है उसको हमने समझना है। अगर मैं इन तीनों बॉब्स की, ठीक है, पेंडुलम्स की जो है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व्स ड्रा करूँ तो मुझे ये रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर दोबारा बता दूँ क्या कहा कि हमने क्या किया, मेटल बॉब को ऑसिलेट किया। ठीक, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की, तीनों की लेंथ सेम थी तो तीनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जैसे अप्लाई की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुई तो रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ। रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ तो हमने ये देखा जिसका मैस ज़्यादा था उसमें डैम्पिंग कम थी तो उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि जिसका मैस कम था उसमें डैम्पिंग ज़्यादा हुई और उसका एम्पलीट्यूड क्या था, कम था। ओके, यही हमने देखा ना। तो अब इसी चीज़ को हम इधर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास जी है डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन एम्पलीट्यूड वर्सेस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि 3 कर्व्स आपको नज़र आ रही हैं।
ठीक, सबसे पहले वाली पर मेंशन है, ये जो सबसे हाईएस्ट आपको पीक नज़र आ रही है, स्मॉल डैम्पिंग, डैम्पिंग बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, मीन के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, नज़र भी आ रहा है। ये है जी फॉर मीडियम डैम्पिंग, मीडियम डैम्पिंग मीन के एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। फिर देखें फॉर लार्ज डैम्पिंग, लार्ज डैम्पिंग के लिए हमें फ्लैट कर्व मिली है, फ्लैट रेजोनेंस कर्व। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, इवन के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर भी इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, अब बात ज़रा गौर से समझनी है, ये जो लार्ज डैम्पिंग वाली कर्व है, लार्ज डैम्पिंग किस में हुई थी? पिच बॉल में, एम्पलीट्यूड कम था। तो देखें एम्पलीट्यूड कम है, ये मैंने मेंशन कर दिया, ये वाली किसके लिए है? पिच बॉल के लिए। और ये जो हाईएस्ट वाली थी लेड बॉल का मैच ज़्यादा था, डैम्पिंग कम थी, एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा था। तो ये वाली 4 किसके लिए है जी? लेड बॉल। अब ये जो दरमियान वाली है ये हमारे पास किसकी है? मेटल वॉप की, जो हमने क्या कहा था? आयरन का था। ठीक, अब मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि बात को ज़रा ऑब्ज़र्व भी करना है, समझना भी है इस डायग्राम से, कि सबसे पहले देखें पिच बॉल के लिए। पिच बॉल के लिए हमने जो है जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, बढ़ाकर लेट से जी हम यहाँ तक चले गए। जब हमने इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इतनी फ्रीक्वेंसी से जस्ट इसका इतना सा एम्पलीट्यूड बढ़ा। ठीक, क्या बात हो रही है यहाँ पर कि स्लाइटली फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन ज़रा लेड वाली बॉल में देखिएगा, लेड वाली बॉल में ले जी हम बात कर लेते हैं, इनिशियल फ्रीक्वेंसी मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ थी जी, ठीक है, इस हिस्से की, यहाँ से अब हम इसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ तक लेट से। ठीक, तो अगर हम यहाँ तक इंक्रीज करते हैं तो इसका अगर मैं ये वाला पोर्शन लूँ, ये देखें जी, तो कम फ्रीक्वेंसी चेंज करने में कितना बड़ा एम्पलीट्यूड में चेंज आया, इसे कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ना, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है, ये इन ब्लू कर्व्स पे जो रेड डॉट्स हैं ये इनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आए हैं ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर हम फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिक्रीज कर दें या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फर्दर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, मीन के अप्लाइड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो तो रेजोनेंस होता है, अगर हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें या कम कर दें रेजोनेंस की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, तो एकदम से एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ओके, अब ये जो पॉइंट्स हैं इस समरी को अब हम ये डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक की लाइंस भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, कि अगेन डेफिनेशन देख लें एक दफ़ा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मींस स्मॉल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कॉजेस लार्ज चेंज इन एम्पलीट्यूड। मैंने आपको बता दिया कि लेड में आपने देखा कि कितनी कम फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कितना ज़्यादा एकदम से एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आया। ओके, फिर देखें एम्पलीट्यूड एंड शार्पनेस डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग। ये हमने देखा है कि जिसकी डैम्पिंग क्या होगी? कम, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन जिसकी डैम्पिंग ज़्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। फिर हमने देखा कि हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैव फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। जिस सिस्टम में डैम्पिंग ज़्यादा होगी, पिच बॉल में डैम्पिंग सबसे ज़्यादा हुई, लाइट वेट थी, मैच कम था, ठीक है, डैम्पिंग ज़्यादा हुई तो एम्पलीट्यूड कम हुआ, तो इसकी ये जो कर्व बन रही है देख रहे हैं फ्लैट कर्व है, तो हैविली डैम्प्ड सिस्टम की फ्लैट कर्व मिलेगी आपको। ठीक, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। ओके, फिर लास्ट पॉइंट क्या है जी? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस रैपिडली, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा रैपिडली कब? एट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड में डिक्रीज। तो आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड तीनों केसेस में मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद भी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड में ग्रेजुअली डिक्रीज आएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा। ओके जी, तो ये था जी हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। ठीक, अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।